नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पे संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टीईटी गणित का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हम इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने उनसे संबंधित कॉन्सेप्ट और कुछ प्रश्नों को करके दिखाया था। अब आज के इस वीडियो में ये पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम इनसे संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इनको ध्यान से देखिए, इनके एक एक प्रश्न के उत्तरों को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। ये मान के चलिए इन 30 प्रश्नों में से कम आपके 3-4 प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसने वाले हैं। तो जितना भी मैं समझाऊंगा और इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी मैं तुरंत शॉर्ट में रिवीजन भी आपको करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है 1, 3, 4 और 7। भाज्य संख्या क्या होती है ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्लियर किया है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आपको जो 1 है वो मैंने बताया था 1 भाज्य संख्या नहीं है, 3 भाज्य संख्या नहीं है, 7 भाज्य संख्या नहीं है, लेकिन जो आपका 4 है 4 ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन इसका होगा वो सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 में है निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य संख्या ज्ञात करो। अभी हमने भाज्य संख्या ज्ञात की, अब अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 8, जो 8 है ये 2 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी विभाजित हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगर हम 12 को ले लें, 12 क्या है, ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 7 को लें तो 7 क्या है, 7 जो है वो किसी से भी विभाजित नहीं हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 7 है वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा 7। क्लियर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 4/2, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए परिमेय संख्या कौन सी होती है। मैंने आपको मोटा मोटा बताया था कि अगर कोई संख्या भिन्न के फॉर्मेट में दे रखी है तो वो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिन्न के फॉर्मेट में एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। अब यहाँ पर आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये लिखा है 4/2, तो 4/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर 2 आ जाएगा, यानी ये भिन्न नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन बचा यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको यूपी टेट है ये, यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। अगर आपको उत्तर आता है तो आप डायरेक्ट उसको उत्तर निकाल के वहां पर गोला रंग दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका 42 दे रखा है, ये 42 क्या है, ये क्या अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और जो आपका 5 दे रखा है ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं √4 को। तो √4 को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हुई। यहाँ पर √3 जो है ये आपका हो जाएगी अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गई बात। हर संख्या को आप देख लीजिए और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 5 है 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो हम सबसे छोटी संख्या कितनी होती है अभाज्य, वो होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और फिर 13। यानी यहाँ पर कितनी अभाज्य संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य संख्या। 1 से 15 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्या। तो 6 पर हम टिक करेंगे और यही गोला हम OMR शीट में भरेंगे। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है 40 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है।
40 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित ना होती हों। तो अगर 40 से 70 के बीच में कहें तो जो आपकी 41 होगी वो भी अभाज्य होगी, जो आपकी 43 होगी वो भी अभाज्य होगी, 47 और आपका 53 और आपका हो जाएगा 57 और फिर 61 और हो जाएगा आपका 67। तो यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 40 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? वो होंगी 7। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। अगला प्रश्न है 30 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी? यहाँ पर भाज्य संख्याएं पूछी जा रही हैं, यानी आपको ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है 30 से 50 के बीच में जो किसी न किसी संख्या से डिवाइड होती हो। तो अगर हम इनको गिनना शुरू करें, 30 से 50 के बीच में लेना, यानी 30 को नहीं लेना है, 50 को नहीं लेना है, 30 से 50 के बीच में जो संख्याएं हों उनको आप ले लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखना शुरू करें 30 से 50 के बीच में, तो 31 तो अभाज्य है। अब हम ले लेते हैं 32 और आपका हो जाएगा 33, 34, 35, 36, जो आपका 37 है वो अभाज्य संख्या है तो 37 को छोड़ देते हैं, 38, 39 और आपका 40 और जो आपका 41 होगा वो अभाज्य संख्या होगी तो हम लेते हैं 42, 43 भी अभाज्य संख्या है तो 43 को छोड़ देते हैं तो लेते हैं 44, 45 और 46 और आपका 47 अभाज्य संख्या है तो उसको नहीं लेंगे, लेंगे 48, 49 और 50 तो अगला नंबर आ गया। तो 50 तो लेना नहीं क्योंकि 50 के बीच की निकालनी है। तो अब इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 30 से 50 के बीच में कितनी भाज्य संख्या हैं? वो हैं आपकी 14। ठीक, क्लियर हो गई बात? ये चीज समझ गए कितनी भाज्य संख्या है? 14 भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है 7936.79, यानी 7936.79 में कितना जोड़ें कि योगफल 10,000 आ जाए? योगफल 10,000 लाना है तो इसको 10,000 से आप घटा दीजिए, अभी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको घटाने बैठेंगे तो ये आपका उत्तर लगभग आएगा 2063.21। ठीक है, तो 2063.21 ये ऑप्शन नंबर सी में। घटाना तो आप जानते हैं, घटाने की तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप घटा लीजिए सीधा सीधा। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्या प्रश्न है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? अगर 4 अंकों की कह रहा है तो 4 बार 9 लिख दीजिए, ये आपका हो गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब अगर ये कह रहे हैं कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालो, तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम 1 लिख देंगे और 3 अंकों की कह रहा है तो 3 से 1 कम कर दीजिए, उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए। 3 से 1 कम किए कितने आए? 2 आए, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। क्लियर हो गए? अब इनका क्या करना है? इनका अंतर ज्ञात करना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 में 0 गया, 9 गया, 9 में 1 गया, 8 बचा और ये आपका 9,899 इसका उत्तर आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यही इसका उत्तर होगा। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं अगला क्या प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, 1968 के जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में दिनों का योगफल ज्ञात करो। देखो ऐसे तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि जो जनवरी का महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं और मार्च के महीने में फिर से 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 1968 कहीं लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर कैसे पता करते हैं हम लोग? लीप ईयर ऐसे पता करते हैं कि हम 4 से भाग दे देते हैं, 1968 को 400 भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? 1968 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम आपको मालूम है अगर किसी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं ये पता लगाना है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिए, 68 को ले लीजिए केवल और देख लीजिए ये 4 से कट रहा है क्या? अगर ये 4 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरा 1968 डिवाइड हो जाएगा। देखिए हर जो रूल हम पहले पढ़ चुके हैं वो आगे के प्रश्नों में यूज होते रहते हैं, इसीलिए जो पिछला पढ़ा है उसको भूलना नहीं है,
उसको आगे यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी 17 ये पूरा पूरा कट रहा, तो यानी 1968 भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। यानी अगर पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में क्या विशेष होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती। क्लियर हो गई बात, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर 1968 लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। तो यहाँ पर हम अब इन सभी के दिनों को जोड़ लेते हैं। जनवरी में है 31, फरवरी में है 29 और मार्च में है 31। तो इन दिनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11 और 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे, यहाँ पर दिन हो जाएंगे 91। तो उत्तर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गए। अगर किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। किन्हीं भी 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। कोई भी 3 संख्याएं ले लेते हैं क्रमागत, ठीक है, प्राकृतिक संख्या हैं, उन्हें क्रमागत संख्याएं हैं, उनका जब हम गुणनफल कर रहे हैं तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन से सदैव विभाजित होगा, तो ये आपको बताना है। देखिए हम सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी क्रमागत प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1, और उसकी क्रमागत संख्या देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, 3 क्रमागत, तो हम 3 क्रमागत संख्या ले लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब इनका गुणनफल कर दीजिए। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो 3 दूना 6 और गुणे 1 बराबर 6 आया। ठीक, ये चीज आप समझ गए। तो हमें ये मिल गया कि अगर हम किन्हीं भी 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो 6 से सदैव विभाजित होगा। अब यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। अगर आप पेपर करने बैठ रहे हैं तो आप सीधा 6 पे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, लेकिन यहाँ पर हम आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते। देखिए मान लेते हैं कि 1 2 3, तो ये तो आपने निकाल लिया। अब अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें कि क्या सच में 6 काम करता है, तो देखिए अब हम और दूसरी प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 5 6 और 7, ये भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 6 सत्ते हो जाएगा 42, ठीक है, और 42 का जब हम 5 से गुणा करेंगे, 42 गुणे 5, तो 5 दूना 10, 5 चौको 20 और 1 21। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 210 आ गया। अब ये 210 देख लीजिए क्या 6 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 6 से डिवाइड होने का क्या रूल हमने बताया था कि वो 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। तो ये देखिए ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, और ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 और 1 और 0 का योगफल 3 आ रहा है। तो यानी ये 210 जो है ये आपकी 6 से डिवाइड हो रही। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं भी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो जो भी आएगा वो 6 से सदैव डिवाइड होगा, यानी 6 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। वह कौन सी संख्या है जिसमें 0.4 से भाग देने पर भागफल 1.34 आता है। मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 0.4 से, और भागफल कितना आ रहा है, 1.34 आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यही तो पूछ रहे हैं। वह कौन सी संख्या है जिसमें 0.4 से भाग देने पर भागफल 1.34 आता है। तो ये जो संख्या होती है वो इन दोनों का गुणनफल होती ना, तो हम सीधा सीधा अगर 1.34 गुणे 0.4 का अगर हम गुणा कर दे तो सीधा हमें उत्तर नहीं मिल जाएगा। तो हम सीधा यही कर लेते हैं, 4 चौको होता है 16, 4 तियां 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 5 3 6 आया। और दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 1 संख्या के बाद है, यहाँ 2 संख्या के बाद है, यानी 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 0.536। 536 कहाँ है, 0.536, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। देखिए सब कुछ कॉन्सेप्ट से समझते चलिए, आपको क्लियर होता जाएगा। कोई भी प्रश्न में डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहे हैं, वह छोटी संख्या क्या है जिसको 5760 में जोड़ने पर 101 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। देखिए छोटी संख्या पूछ रहे हैं और 5760 में जोड़ना है कुछ संख्या, तो वो 101 से पूरी तरह विभाजित। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 5760 है
इसमें क्या कर रहे हैं, 101 से भाग दे दें, 101 से भाग दे 5760 में। तो जब इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार 505 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 5 गया 1, 7 में 0 गया 7, 5 में 5 गया 0 और ये हो गया 10। अब इसको फिर से आप डिवाइड कर दीजिए तो 101 है, ये चला जाएगा 7 बार तो ये हो जाएगा 707। इसको घटा दीजिए तो ये आएगा 3। तो यहाँ पर शेष फल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 आ रहा है यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये बोल रहे हैं जिसको 5760 में जोड़ने पर 101 से पूरा विभाजित हो जाए, 101 से पूरा विभाजित करना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कैसे 101 से पूरी तरह से विभाजित होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 आपका शेष आ रहा है, 3 जब शेष आएगा तो 101 से पूरी तरह विभाजित करना है। तो हमें 3 आ रहा है, हमें चाहिए कितना, 101 चाहिए, तभी तो 101 से पूरा विभाजित होगा। तो 3 आ रहा है तो 101 में जब हम 3 घटाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 98, ठीक है। अगर 5760 में अगर हम 98 को जोड़ दें तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 में है 5 4 3 2 स्टार लगा 7 और ये 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 9 से विभाजिता का क्या नियम हमने बताया था कि सारे अंकों को जोड़ दीजिए और देख लीजिए वो 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो ये 5 जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ लेते हैं, 3 2 और 7, जितने अंक दे रखे हैं उनको जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 और 7 21 आ रहा है जोड़ने पर। अब यहाँ पर इस स्टार के स्थान पे क्या भरेंगे, अब 9 का आप पहाड़ा पढ़िए, 9 दूना 18 और 9 तियां 27। अगर 27 हम ले आते हैं तो अगर इन सभी का योग 27 आ जाता है तो ये 9 से विभाजित हो जाएगा। हमारे पास योग कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, तो 21 में हम 6 और जोड़ दे तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टार के स्थान पर हम कितना भरेंगे, यहाँ पर भरना होगा हमें 6। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 6। समझ में आ रहा है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। देखिए जब बोल दें कि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो 3 क्रमागत की बात हो रही, तो 147 को सीधे 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो बीच वाली संख्या मिलती है, ठीक है। अब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 चौको हो जाएगा 12 और 3 नवा हो जाएगा 27, यानी बीच की संख्या कितनी आ गई, 49 आ गई, ठीक है। कोई संख्याएं हैं 3 क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी, मान लेते हैं एक x, एक दूसरी हो जाएगी x+2 और तीसरी हो जाएगी x+4, ठीक, x+4 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच वाली संख्या है जो आपकी x+2 है वो यहाँ पर आ गई 49। क्लियर हो गई बात। अब क्रमागत विषम संख्या, तो अगर पूछ दे कि पहली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी तो 49 में 2 घटा दीजिए हो जाएगी 47। और अगर पूछ दे अंतिम यानी तीसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी वो हो जाएगी 51। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, बीच की संख्या पूछा है, तो उत्तर कितना होगा 49। क्लियर हो गई बात। 3 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल आती है, और बीच वाली संख्या निकल आई तो पहले वाली और आखिरी वाली ये दोनों संख्या आराम से निकल सकती हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा 49। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यदि 9 स्टार 1 संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या भरी जाएगी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्या दे रखी है उनको जोड़ लीजिए। 9 + 1 = 10 और 9 से विभाजित होने के लिए या तो 9 योग है, या तो 18 है, या तो 27 है, यानी 9 के गुणज में है। तो यहाँ पर 10 योग आ रहा है, 10 योग आ रहा है। हम इसको लाना कितना है, हम इसको 18 कर लेंगे तो ये आपका पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 10 में कितना जोड़े, 10 में 8 जोड़े तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, लेकिन 8 नहीं दे रखा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब आप 9 8 1 करेंगे तभी ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो पाएगा। क्लियर हो गई बात। ऑप्शन इसका होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 है, 90 और 310 का अंतर की 2 गुनी संख्या कौन सी होगी। तो इनका अंतर कर लीजिए, 310 में 90 घटा दीजिए
कितना आ जाएगा 220, इसका 2 गुना कर दीजिए 440, कितना उत्तर आ गया 440। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्लियर हो गई। बहुत तेजी से करना है और एक्यूरेट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18 क्या है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से भाग देने पर भागफल 27 तथा शेषफल 3 बचे। यानी 15 से हम किसी संख्या को भाग दें, ठीक, ये जो संख्या है ये आपको निकालनी है, और 27 भागफल आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, क्या करते हैं 15 और 27 का हम करते हैं गुणा, और जो भी गुणनफल आएगा उसमें 3 को जोड़ देंगे। क्लियर हो गई। तो 15 और 27 का आप कर लीजिए गुणा और 3 को जोड़ लीजिए तो आपका उत्तर आएगा 408। चाहे तो आप करके देख लीजिए। क्लियर हो गई। 15 और 27 का जब गुणनफल करेंगे तो आएगा 405, उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 408। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, 408 इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर हमें यह पता चल जाए कि 15 से कम धनात्मक विषम संख्याएं कौन कौन सी होती तो उनका योगफल निकालना आसान हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि विषम संख्या की यहाँ पर बात हो रही, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 होती है, 3 होती है और 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी और आपका 11 होगी और आपका 13 होगी। ठीक है, इतनी संख्याएं होंगी 15 से कम। ठीक है, तो ये हो गई कितनी संख्याएं हैं देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और जब बात करते हैं 1 से लेकर कितनी संख्याएं विषम है, 7 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। n कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। तो यहाँ पर 15 से कम धनात्मक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा 49 होगा। देखिए संख्याएं गिन लीजिए कितनी संख्या है, लेकिन ये रूल तभी फॉलो होता है जब 1 से शुरुआत होती है। ठीक है, 1 से शुरुआत होती तो वहां पर क्या क्या फॉर्मूला लगा देंगे n स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 49, इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि किसी लाइन में आपका दोनों तरफ से 11वां स्थान है तो लाइन में कुल आदमियों की संख्या कितनी। यानी अगर हम कोई लाइन लगी है, ठीक है, तो कोई आदमी है वो 11वें स्थान पर है, इधर से भी और इधर से भी, तो इस तरफ उसके 10 लोग होंगे, ठीक, और इस तरफ उसके 10 लोग होंगे। ठीक है, तभी तो 11वां स्थान होगा इसका। तो 10 ये और 10 ये 20 हो गए, और बीच में ये 21। टोटल कितने आदमी हैं 21 आदमी। क्लियर हो गई बात। तो ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रखा है 21 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा 21 होगा। यहाँ पर 22 दे रखा है, 23 दे रखा है, 18 50 दे रखा है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 21। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई लाइन लगी हुई है, बीच में कोई बंदा है वो 11वें नंबर पे है, तो अगर ये 11वें नंबर पे है दोनों तरफ से, तो 10 उसके इधर होंगे तभी तो वो 11वां होगा, और 10 उसके इधर होंगे तभी तो वो इधर से 11वां होगा। तो ये 10 20 और ये 1 20 और 1 21, तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं लाइन में 21 लोग हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, 4 3 1 8 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। किस संख्या से भाग दें, तो मान लेते हैं अगर कोई संख्या x है, 4318 में हम x से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना आ रहा 17 आ रहा। तो इस 17 को उठाकर इधर रख दीजिए, तो क्या करेंगे 17 को उठाकर इधर रख दीजिए, तो ये आपका 17 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4318 बटे 17। इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 254। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, 2910 में क्या जोड़ें कि 12 से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए। तो यहाँ पर फिर से आपको वही करना है। कैसे करेंगे इसको, 12 से भाग दे रहे हैं, 12 से भाग दे रहे किसमें 2910 में, कितना जोड़ें कि भागफल 243 आ जाए। तो यहाँ पर 243 लाना, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो जो एक्चुअल नंबर है वो हमें पता चल जाएगा। यानी 12 को जब 243 से हम भाग दे रहे हैं तो वो आ रहा है 2916। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे 2910 में क्या जोड़ें कि 12 से भाग देने पर 243 आ जाए। तो 243 से भाग दे रहे हैं कोई संख्या को, 12 से भाग दे रहे हैं, 243 भागफल आ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो 2916 आ गया। 2916 है तो 2910 उसमें घटा दीजिए
तो उत्तर आपका 6 आ गया। तो यानी 2910 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 12 से भाग देने पर 243 भागफल आएगा। क्लियर हो गई बात। क्या करते हैं, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, ठीक, इन दोनों का गुणा कर दिया और इसके बाद जो भी गुणनफल आया उस गुणनफल को 2910 में घटा दिया तो वो संख्या हमें प्राप्त हो गई। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 3, 8, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो। सबसे बड़ी संख्या मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले रख लो, उससे छोटा उसके बाद में, उससे छोटा उसके बाद में और सबसे बाद में सबसे छोटा। 9873, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। 1, 2, 3। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि 1, 2 गुणे 3 गुणे n तक अगर हम गुणा कर रहे हैं तो इसको n से संकेतित किया जाता है, यानी आपका ये बता दिया गया है और ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि n से जितने भी छोटे हैं उन सभी का गुणा किया गया है। उसी तरह यहाँ पर आपको दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 का क्या मतलब है कि 8 से जितने भी छोटे हैं उन सभी का गुणा किया गया है, ठीक। इसका ये मतलब है, ये चीज आप समझ गए। 1 से गुणा करते नहीं क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता। 7 का क्या मतलब होगा, तो 7 से छोटे जितने हैं उन सभी का गुणा। 6 का क्या मतलब होगा, 6 से छोटे हैं उन सभी का गुणा। तो एक चीज यहाँ क्लियर हो गई कि जो 8 है आपका उसके अंदर ये आ रहा है, 7 है 7 से छोटे जितने हो रहे हैं उसमें गुणा हो रहा है, और 6 है 6 से छोटे जितने हो रहे हैं उसका गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेना चाहें इन तीनों में, देखिए ये 8 है, 7 है और ये 6 है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 6 का कॉमन ले लें, ठीक, 6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 गुणे 7 माइनस 7 और माइनस 1, ठीक, ये यहाँ पर बच रहा है। तो हम फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 सत्ते 56 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, 8 से 56 माइनस 7 और माइनस का 1, ठीक। तो ये 6 लिख देते हैं, यहाँ पर फिर से 6 लिख देते हैं। तो 7 और 1 ये हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों माइनस के 8 हो गया। 56 में जब 8 को घटाएंगे तो आएगा 48। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 और 48। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका कहीं मिल रहा है 6 और 48 का, तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए पर नजर डालेंगे तो ये जो 48 दे, 6 8 48 और ये आपका 6 दे रखा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। दी गई श्रृंखला में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लिखा हुआ 1 3 4 10 और स्टार 21 28। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 1 में जब 2 जोड़ा जा रहा है तो 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 में जब 3 जोड़ा जा रहा है तो 6 आ रहा है, यानी एक एक नंबर इसमें बढ़ाया जा रहा है। तो 6 में जब 4 जोड़ा जा रहा है तो 10 आ रहा है। अब 10 में हम कितना जोड़े, 5 जोड़े तो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 15 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। क्लियर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। किसी संख्या के दोनों अंकों का योगफल 12 है, गुणनफल 27 है, तो उस संख्या का 2/3 भाग कौन सा होगा। यहाँ पर आपको बहुत लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एक्स वाई माना जाए, फिर एक्स प्लस वाई को 12 के बराबर किया जाए, फिर एक्स इंटू वाई को 27 के बराबर किया जाए ना। आप देखो गुणनफल कितना है, गुणनफल आपका 27 दे रखा है, तो 27 के आप सीधा गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड होंगे 1 इंटू 27 आएगा, दूसरा क्या आएगा 3 इंटू 9 आएगा। अब 27 के और तो गुणनखंड हो नहीं सकते, ठीक है, या तो 1 गुणे 27 गुणनखंड होगा या तो 3 गुणे 9 गुणनखंड होगा। अब इन दोनों में ये देख लीजिए, जैसा प्रश्न में दे रखा है योगफल 12 हो, तो योगफल देखिए इन दोनों में कुछ का 12 है, 27 प्लस 1 तो 28 हो जाएगा, 9 प्लस 3 ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 27 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 9 हम ले रहे हैं यहाँ पर, यानी वो संख्या होंगी 3 होगी 1 और 1 9 होगी। क्लियर हो गई बात। ये अंक तो हमें पता चल गए कि 3 और 9 है। 3 और 9 का जब हम योगफल कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, गुणनफल हम 27 आ रहा है। क्लियर हो गई बात। तो वो संख्या या तो 39 होगी या तो 93 होगी। क्लियर हो गई बात। संख्या हमें पता चल गई, लेकिन हमें संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए संख्या का 2/3 भाग। अब अगर
स्टूडेंट देखेंगे 2/3 को ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे 39 है 93, तो 93 तो ऑप्शन में आ रहा है, टिक मारो आगे बढ़ो। गलत है ये। यहां पर आपको क्या करना है, 2/3 भाग निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 2/3 भाग आप निकाल लीजिए, तो या तो संख्या 39 है या तो 93, तो 2/3 भाग निकाल लीजिए इसका। इसका आएगा, ये कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 26 आएगा 2/3 भाग। तो क्या 26 कहीं है? नहीं है। अब 93 को ट्राई कर लेते, हो सकता है 93 उत्तर में हो। 2/3 इसको देखते हैं, ये काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 दूना हो जाएगा 62। अब बताइए क्या 62 ऑप्शन में है? नहीं है, ना तो 26 है ना तो 62 है, तो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर कहीं 26 मिल जाता या कहीं 62 मिल जाता तो वही आपका उत्तर हो जाता, लेकिन ना तो 26 है ना तो 62 है, तो ऑप्शन क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सा उपयुक्त नहीं है? 198, 236, 281, 338, 404, 484। ध्यान से अगर आप देखें तो सारी संख्याएं क्या हैं? सम हैं। ठीक, सारी संख्याएं सम है। 281 क्या है? विषम है, तो यहां पर उपयुक्त नहीं है 281। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या है? देखिए, परिपूर्ण संख्या कौन सी होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो परिपूर्ण संख्या वो होती है कि जिसके गुणनखंडों का योग, बात ध्यान से सुनेंगे, कि अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड करें और उन्हीं गुणनखंडों का योग करें तो संख्या के बराबर आने। जैसे हम ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर 6 का, 6 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं, 1 2, गुणनखंड में 2 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक, अब इन तीनों को आप गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 3 दूना 6, 1 कम 6, 6 आ रहा है। अब अगर इसी जगह हम इनका जोड़ कर दें, जोड़ कर लीजिए, कितना आएगा? 1 2 3 3 6। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग भी संख्या के बराबर होता है वो क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर होते हैं उन्हें परिपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 28 का जब हम गुणनखंड कर रहे हैं, जितने भी इसके गुणनखंड आ रहे हैं उन सभी को जोड़ रहे हैं तब भी वो 28 आ रहा है, तो यानी ये परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है, कह रहे हैं कौन सी संख्या परिपूर्ण नहीं है? तो 6 तो अभी हमने निकाल ली, 28 अभी हमने आपके सामने दिखाई, 6 भी है परिपूर्ण, 28 भी है और 496 भी परिपूर्ण है, लेकिन जो 1023 है ये परिपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसका 1023। क्लियर, परिपूर्ण संख्या नहीं है पूछा गया, तो 1023 परिपूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रीय संख्या है? चक्रीय संख्या क्या होती है वो देख। ऐसी संख्या जिसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वही अंक बार बार रिपीट होते रहते। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका दे रखा है 14, 28, 57 एक चक्रीय संख्या है। 14, 28, 57 को जब हम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी देखिए 14, 28, 57 आ रहा है। 14, 28, 57 को जब हम 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 14, 28, 57 ही आ रहा है कि 14, 28, 57। 14, 28, 57 को अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 14, 28, 57 ही आ रहा है। 14, 28, 57 को जब हम 6 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14, 28, 57 ही आ रहा है। यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी भी नंबर से गुणा करें तो वही नंबर रिपीट होते रहते हैं, तो वो होती है चक्रीय संख्या। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सी चक्रीय संख्या है। तो चक्रीय संख्या 14, 28, 57 आपको ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? तो चक्रीय संख्या, कुछ नई चीजें हमने यहाँ पर इस वीडियो में जानने को मिली हैं। अब यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है वो आप हमें करके बताएंगे, तो ये आप हमें बताइए। यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग
कितना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो दोस्तों प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।